ओके जी, सो लेक्चर नंबर 9 फंक्शंस। अब 10 की तरफ हम आए हैं। 10 में ना कोई प्रोग्राम मोस्टली नहीं है, छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं, बट ये कॉन्सेप्चुअल है। कुछ चीज़ें आपको इसमें समझाई जा रही है जो हम आगे यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और बहुत डिटेल्ड वाले हैं प्रोग्राम्स के लिहाज से। सो इसमें अब हम कुछ चीज़ें आगे यूज़ करेंगे, वो पहले ही हम पढ़ें। सबसे पहले है जी हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होता है? एक हेडर फाइल हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, उसका नेम क्या है? IO स्ट्रीम। असल में ये हेडर फाइल होती क्या है, मैंने पिछले फंक्शन में बताया है कि असल में ना सी लैंग्वेज में कुछ काम हमें पहले से करके दे दिए गए हैं, उन्हें हम बार बार करने की ना ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सी आउट सीन बताना नहीं पड़ता कि इसको कैसे आउटपुट करवाना है, कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना। तो इसी तरह हमें अभी जो फंक्शन को यूज़ कर रहे थे, इंटीजर वगैरह उसमें डिक्लेयर कर रहे थे, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे थे, और इस तरह से सैकड़ों काम है जो हम पीछे करते आ रहे हैं, लेकिन हमें उनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इसके अंदर ना पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं। इसी तरह से ना हम आगे बहुत सी हेडर फाइल यूज़ करेंगे जिसके अंदर ना पहले से कुछ ना वर्ड लिख दिए गए होंगे, ठीक है, पहले ही कुछ ना वो फंक्शन डिस्क्राइब कर दिए गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उनको ना यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए ना हमें साथ साथ हेडर फाइल बतानी होती है कि उसके अंदर किस फाइल के अंदर ये फंक्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, स्ट्रिंग डॉट एच है, सी टाइप है। ये अगले आने वाले चंद एक लेक्चर में हम ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करेंगे क्योंकि इनके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बेसिक्स फंक्शन है। इस तरह हमारे पास एक है मैथ डॉट एच, उसके अंदर पहले से ना मैथ के लिहाज से फार्मूलाज फिक्स हैं, आप बस फंक्शन कॉल करें और अपना मैथ का इशू सॉल्व करवा लें। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के लिहाज से बहुत से फंक्शन सेव्ड हैं बड़े। इस तरह से मैथ डॉट एच के अंदर ना मैथमेटिक्स के लिहाज से बहुत से फंक्शन पहले से डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। सो ये हेडर फाइल होती हैं, असल में ये हमारी हेल्प के लिए सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से ऐड होती हैं। इनको हम यूज़ करके अपनी आसानी के लिए इनके फंक्शंस को, जैसे पीछे हमने फंक्शन खुद बनाए हैं, इनके अंदर पहले से फंक्शन बनाए गए हैं जिनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को जल्दी और आसान और असरदार बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़्यादा ही समझने वाली बात नहीं, बस सिंपल इतना बात रखें कि हम पहले से सी लैंग्वेज के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए ना एक साथ फाइल अटैच करते हैं जिसे हम हेडर फाइल कहते हैं। उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हैश, इसको हम शार्प भी कहते हैं, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सेकंड में शार्प इंक्लूड, और उसके आगे यूं ये साइन ऑफ स्मॉलर देन ग्रेटर देन, और इसके अंदर ना हम उस लाइब्रेरी का यानी हेडर फाइल का नेम लिखते हैं। जैसे IO स्ट्रीम लिखते हैं, इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्ट्रिंग डॉट एच, मैथ डॉट टाइप, सी टाइप। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है जी डिफाइन। डिफाइन क्या है? अब हम जैसे ना पीछे सर्कल के लिहाज से कुछ प्रोग्राम बनाए हैं, उनमें ना हमें पाई की वैल्यू बार बार बतानी पड़ती थी। जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मैंने 3 रखी, आगे प्रोग्राम के अंदर जाकर किसी रीज़न की वजह से गलत कर, मेरे प्रोग्राम लिखने की वजह से पाई की वैल्यू ना चेंज होकर ना 5 हो गई, तो आगे जितना भी प्रोग्राम लिखूंगा उसमें पाई की वैल्यू 5 काउंट होगी। तो उसको हम कैसे हल कर सकते हैं? और दूसरी बात, हम पाई को हर जगह डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी फंक्शन के अंदर आपको अलग से डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रोग्राम के अंदर जाकर आपको अलग से डिक्लेयर करना पड़ेगा, हर जगह आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी। सो एक मुश्किल काम है, फिर उसकी वैल्यू चेंज होने का भी डर रहता है। सो उसके लिए ना हम इसको ना डिफाइन करते हैं। अब डिफाइन करने का क्या मतलब है, आप मेन से पहले हैशटैग डिफाइन एक वर्ड है वो यूज़ करते हैं, उसके आगे वो लव्स उसकी डाटा टाइप बताते हैं, ठीक है, उसी के आगे इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल क्या करना है, डिफाइन करना है, पाई, और पाई की वैल्यू 3.42, बात खत्म। अब ये जो है ये एक वेरिएबल बन गया जो आपके प्रोग्राम में बिल्कुल कहीं भी यूज़ हो सकता है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो ये एक इजी वर्ड है, इजी काम है कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमारे पूरे प्रोग्राम में बार बार यूज़ होने होते हैं और उनकी वैल्यू भी हम चाहते हैं कि फिक्स रहे। तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं हैशटैग डिफाइन। वो पूरे प्रोग्राम के लिए उस वर्ड को डिफाइन कर देता है कि इसके लिए यही वैल्यू यूज़ होगी। तो जहाँ जहाँ आप पाई यूज़ करेंगे, चाहे ये लिख लें, चाहे कोई साइन यूज़ कर लें आप, उसके लिए 2 क्वेश्चन मार्क्स, ठीक, कुछ भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम नेम लिखते हैं ताकि उसको इजीली पिक कर सके। सो क्या है कि हम उसको इजीली डिफाइन करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। मैं छोटे मोटे प्रोग्राम बनवा दूंगा, खैर इसके अंदर ना ज़्यादा प्रोग्राम है नहीं, बट आप समझने के लिए ट्राई करोगे, 1-2 प्रोग्राम आपको बना के ना इजी ने पैदा कर दूँ। इसके बाद आइए स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है वेरिएबल्स। तो स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर क्या मतलब है कि वेरिएबल किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। असल में ना वेरिएबल आप जहाँ जहाँ डिक्लेयर करते हैं वहाँ वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऐसे ही कोई वर्ड लिख कर उसको वैल्यू दे, वो एरर दे देता है।
लेकिन किस तरह से हम उसको वैल्यूज़ दे सकते हैं, कहाँ कहाँ डिक्लेयर करना होता है। आप अगर दो तरह के आगे टाइप्स हैं बड़ी वेरिएबल्स की, ठीक है, एक है लोकल वेरिएबल, एक है ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम प्रोग्राम की मदद से मैं समझाऊंगा आपको, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल एंड ग्लोबल में क्या फर्क है, सेम ऐसे जैसे हमने डिफाइन मेन से पहले लिखा है। अगर हम कोई वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैंने ना इंटीजर आई बनाना है, काउंटर है ना आई हमारे लिए, मैंने वो क्रिएट करना और मैं कहता हूँ आगे में 10-12 फॉर लूप यूज़ होने वाले हैं, तो उन सब में ना ये आई के तौर पर ना यूज़ हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब हर फंक्शन के लिए अलग से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ना मेन से ऊपर ही डिक्लेयर कर देंगे ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर, और सिंपल इंटीजर i इज इक्वल टू 0, बात खत्म। सिंपल तरीके से आपने करना है, और ये वेरिएबल हो, ये अपनी वैल्यूज चेंज कर सकता है, लेकिन ये प्रोग्राम के हर हिस्से में यूज़ हो सकता है। आप समझ रहे होंगे हम पहले भी यूज़ करते हैं, नहीं अगर आपने एक फॉर एग्जांपल आपने एक ना वेरिएबल यूज़ किया, हमने पीछे फंक्शन बनाए थे, तो अगर आपने मेन के बाद इंटीजर i यूज़ की है और आप उसको जाकर ना फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे, तो ये यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन उस प्रोग्राम से हट के है। इसी तरह से आपने एक फॉर लूप यूज़ की और उसके अंदर ना एक अंदर जाकर, यानी फॉर लूप के अंदर जाकर एक वेरिएबल बनाया एल नेम का। अब वो जो एल वेरिएबल है वो सिर्फ इस फॉर लूप, क्योंकि ये कोड ब्लॉक होता है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है ये कोड ब्लॉक होता है, मैंने कई बार बताया, तो वो सिर्फ इसी कोड ब्लॉक के अंदर यूज़ हो सकता है, इससे बाहर वो यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप इस फॉर लूप से बाहर आकर अपने मेन प्रोग्राम में लिखेंगे कि एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो वो आपको कहेगा यू हैव नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड वेरिएबल या कुछ भी आपको एरर दे देगा। क्यों? ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो आप एक खास कोड ब्लॉक के लिए लिखते हैं, एंड ग्लोबल जो पूरे प्रोग्राम के लिए आप डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का एक इशू होता है कि आप अगर उसको ऊपर डिक्लेयर कर आए हैं तो नीचे आने पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आपके प्रोग्राम में मसला आ सकता है, क्योंकि हर एक जगह वो यूज़ हो सकता है। बट लोकल वेरिएबल सिर्फ इस फॉर लूप के लिए यूज़ होगा, तो इसके खराब मतलब इसकी वैल्यूज चेंज होने के खतरा सबसे कम होता है, नुकसान नहीं होता है हमारे प्रोग्राम का। सो ज़्यादातर लोग लोकल वेरिएबल यूज़ करते हैं, बट बाद हमें ज़रूरत पड़ जाए, जैसे पाई है या इस तरह कुछ और वर्ड्स हैं जिनकी हमें होती है ज़रूरत कि हमने ना उसको बार बार डिक्लेयर नहीं करना, बार बार यूज़ करना, तो हम उसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल मेन से पहले डिस्क्राइब कर देंगे और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल मीन पूरे प्रोग्राम के लिए, और लोकल मीन आप एक खास पोर्शन के लिए वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि इस फॉर लूप के लिए मैंने यहाँ क्रिएट किया। अगर मैं फॉर लूप के बाहर यूज सिंपल लिखूंगा तो वो यूज़ नहीं हो सकेगा, सिर्फ फॉर लूप के अंदर होगा। अगर बाहर मैंने डिक्लेयर किया होगा तो वो बाहर यूज़ होगा। और कोशिश करें कि जब आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो अंदर वाला वेरिएबल बाहर यूज़ ना करें। कंप्यूटर्स में सेम नेम की वजह से वेरिएबल एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली होता नहीं, बट चांसेस होते हैं। सो आप यहाँ पर अगर आप बाहर भी आपने एक सेम नेम यूज़ करें तो आप एल आई लिख लें, अंदर एल यूज़ करें, बाहर एल आई यूज़ कर रहे हैं। सेम नेम के वेरिएबल लोकल भी ना बनाएं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको भी और उनको भी, प्रोग्राम को भी कन्फ्यूजन में ना करके वो गलती कर बैठे प्रोसेसर, और ना ही आपको कन्फ्यूजन हो कि ये भी एल है ये भी एल है, दोनों में क्या फ़र्क है। सो ग्लोबल वेरिएबल के नेम अलग रखें लोकल वेरिएबल के, और दूसरे उनको यूज़ ज़्यादा करें। ग्लोबल वेरिएबल को कब, अभी तक हमने किया नहीं, बट आई विल ट्राई कि आपको एक प्रोग्राम इसके लिहाज से भी करवा दूँ। ये इतना ही है। अब हम छोटा मोटा मैं ट्राई कर दूँ कि कोई 2-4 प्रोग्राम आपको दिखा दूँ इन दोनों के लिहाज से, डिफाइन एंड स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स। जी, सो हमारा ये लेक्चर चल रहा है 10th हेडर फाइल्स और डिफाइंड लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल मैंने समझा दिया। हम डिफाइन की बात कर रहे थे। ये डिफाइन करने का ना एक सेंटेक्स है हैशटैग डिफाइन, और आगे वो वेरिएबल का नेम और उसको जो वैल्यू देनी है वो। इसका प्रोग्राम कोई नहीं है इनकी, ठीक है, पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम था पिछले लेक्चर में ना पाई को यूज़ करने वाला। अब मैंने ना उसके अंदर ये देखने हैशटैग डिफाइन पाई यूज़ किया। अभी पहले ना हम देखना, मैंने इधर आकर ना पाई को कोई वैल्यू नहीं दी, बस पाई को यूज़ किया। इसी तरह ना मैंने एक लाइन इधर भी ऐड की है, सी आउट पाई मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो देखें 5 और 2, तो मुझे वो आंसर दे रहा है द एरिया ऑफ द रिंग इज 65.94, और यहाँ पर 6.28 दे रहा है। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आती है। अब आप समझ रहे हैं ये तो वैसे भी हो सकता था। मैं यहाँ से ये पाई की वैल्यू ख़त्म करता हूँ डिफाइन वाली, और सिर्फ फंक्शन में जाकर उसको ना डिक्लेयर करता हूँ। मीन्स से हमारे पास था डबल पाई इज इक्वल टू 3.14, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ
अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है दैट पाई इज नॉट डिक्लेयर, यही है लोकल और ग्लोबल की भी मिसाल, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया है, लोकल ग्लोबल को भी और डिफाइन को भी। अगर मैंने पाई यहाँ की है तो ये लोकल फंक्शन है, यानी कि ये लोकल वेरिएबल है इस जगह के लिए, ये ऊपर वाले के लिए नहीं है, मेन फंक्शन के लिए नहीं, ये इस फंक्शन के लिए, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन में मैंने उसको अगर क्रिएट किया वेरिएबल को तो वो इसी में यूज़ हो सकता है। ऊपर वाले के लिए वो कहेगा डबल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, पाई वाज नॉट इन डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यहाँ से डी ओ यू, हाँ अब सही है। तो देख ले वो एक ही दे रहा है, पाई वाज नॉट, इस जगह पर आपने पाई को डिक्लेयर नहीं किया, नीचे चाहे कर ले तो वो इसी के लिए यूज़ होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से कट कर लूँ और ऊपर वाले में डिक्लेयर कर देता हूँ, अब देखें अब रन करेंगे तो अब वो कह रहे हैं नीचे वाले में आपने नहीं किया। ये क्या है अपना, ये लोकल एंड ग्लोबल है। जब आप किसी फंक्शन या प्रोग्राम के हिस्से में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा कि वो फिर यूज़ नहीं हो सकेगा, वो उसी हिस्से में यूज़ होगा, दूसरे में नहीं होगा। अब मैंने ना पाई को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, अब देखें अब ये हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन अब डिफाइन में और इसमें क्या फ़र्क है ग्लोबल वेरिएबल में, डिफाइन ये होता है कि जब आपने डिफाइन कर दिया उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, यानी कि जैसे हमने पहले डिफाइन किया था, ठीक है, ये देखें जैसे पहले हमने डिफाइन किया था ना, अब मैं कहीं पर जाकर पाई की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता ना, जैसे कि मैं करवाता हूँ जी सी आउट पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5, पाई इज इक्वल टू 5 मैं सी आउट करवाना चाहता हूँ, तो देखें वो क्या कहेगा कि यहाँ पर ना आप एरर दे रहे हैं, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 5 मैं वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ, अब क्या होगा हमारा कि वो कह रहा है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले ही ना वैल्यू ऊपर दे दी है पाई को, और ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती। सो इधर भी हम ऐसा ही है कि एक बार आप डिफाइन, ये है कि डिफाइन भी ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दी तो वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, डिफाइन में अगर बना दी तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ये एक ही फंक्शन है, मैंने दोनों आपको करवा दिए हैं। स्कोप आइडेंटिफायर यानी ये देखें कि अगर आपने जो आई एंड जे इधर यूज़ की है और के इधर यूज़ किया तो आप उसके अंदर उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये इनर होता है और ये आउटर होता है। जो इनर होते हैं वो इनर तौर पर यूज़ होते हैं, जो आउटर होते हैं वो टोटली, यानी जो यहाँ वेरिएबल है वो यहाँ यूज़ हो सकता है, बट मेन फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन के अंदर भी अगर आपने कोड ब्लॉक्स यूज़ किए, यानी कि जैसे हम इफ़ और एल्स यूज़ करते हैं या वाइल लूप यूज़ करते हैं, तो लूप के अंदर अगर जाकर कोई आपने वेरिएबल क्रिएट किया होगा तो वो सिर्फ लूप में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, दो चार चीज़ें हैं, फंक्शन कॉलिंग क्या है और फंक्शन की दो चार टाइप्स हैं बड़ी, वो पढ़ते हैं और फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। ओके जी। सो लेक्चर का दूसरे हिस्से में दो चीज़ें हैं सिंपल, एक थोड़ी सी डिटेल और दूसरी सिंपल। एक है कॉलिंग फंक्शन। हम फंक्शन के अंदर ये पूछ सकते हैं कि जब हमने किसी फंक्शन को यूज़ करना होता है तो हम उसको ना पहले कॉल करते हैं कि हाँ भाई ये फंक्शन मेरी तरफ भेज दो। अब हम उसको कोई ना वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पर ना इसकी दो चीज़ें आ जाती हैं, फंक्शन कॉल की ना दो चीज़ें आ जाती हैं। एक है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें क्योंकि आगे ये यूज़ होने वाली है बहुत ज़्यादा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? असल में ना आपका वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस है, मैंने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया x और इसमें 10 पड़ा है। तो जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हो तो सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉपी यानी 10 की कॉपी एक होती बनाई जाती है और वो सेंड कर दी जाती है फंक्शन को। वो उसके लिहाज से कैलकुलेशन करता है और आपको एक आंसर सेंड कर देता है, बट आपकी ये वाली वैल्यू सेफ रहती है। ये वाली वैल्यू सेफ, आपने एक पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखा और वो सेंड कर दिया किसी को, या ये सॉल्व कर दो, वो उस पेज पे नहीं अलग पेज पर आपको सॉल्व करके उसका आंसर दे देगा, बट वो पेज आपके पास सेव रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, अभी तक हमारे जितने फंक्शन है वो डिफ़ॉल्ट के तौर पर ना कॉल बाय वैल्यू होते हैं। हम जब भी उसको कॉल करते हैं तो वो कॉल बाय वैल्यू होते हैं। कॉल बाय रेफरेंस का क्या मतलब होता है? कॉल बाय रेफरेंस एक स्पेशल मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं कि अपना पूरा वेरिएबल सेंड कर देते हैं। ये इसका मेमोरी एड्रेस सेंड कर देते हैं। मेमोरी एड्रेस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आपको सही तौर पर समझ आ जाएगा। सो क्या होता है कि असल में आप उसको एक पेज भेजते हो जिसके ऊपर ना क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्या करेगा कि उसी पेज के ऊपर ना ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाकर उसका सोल्यूशन करके आपको पेज भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी एक्स का स्क्वायर, इस सूरत में क्या होगा, वो एक अपनी तरफ से वेरिएबल बनाएगा स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और उसका आंसर जो भी आएगा उसको स्क्वायर के अंदर सेव करवा के भेज देगा, लेकिन आपके एक्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो वो क्या जाएगा कि x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स,
तो क्या होगा कि वो x को x से मल्टीप्लाई करवा के उसी x में सेव करके आपको भेज देगा और x का आंसर आ जाएगा 100। अगर आप दोबारा x प्रिंट करवाएंगे तो आपको वो 100 शो करेगा, ना कि 10 शो करेगा। बट इस सूरत में आप स्क्वायर आउटपुट करवाओगे तो 100 और x आउटपुट करवाओगे तो 10 शो करेगा। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, अगर आप उसको कोई कॉल बाय रेफरेंस से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें वही वेरिएबल उसके पास जाएगा, वो वहीं पर कैलकुलेशन करेगा, उसी में वापस स्टोर करके आपको भेज देगा। अब इसको यूज़ करने का क्या मेथड होता है, आपने जैसे कि हमने ना एक स्क्वायर का फंक्शन बनाया है तो लिखा जी स्क्वायर कॉल करते वक्त स्क्वायर के बाद हम यहाँ पर ना बताते हैं उसको क्या स्टैंड करना है, तो उसके बाद आप एंड यूज़ करेंगे, एंड एक्स। तो उसके बाद असल में उसका मेमोरी एड्रेस चला जाएगा, वो उसी में कैलकुलेशन करके उसी में स्टोर करके आपको भेज देगा। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। जब आपने कॉल बाय रेफरेंस करना है तो आप साथ ये वर्ड आइडेंटिफायर एंड यूज़ करते हैं। और जब वहाँ पर जाकर हम यूज़ करते हैं तो हम अपने वेरिएबल के साथ स्टैरिश यूज़ करते हैं, स्टैरिश यूज़ करते हैं। ये आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे अगले ही लेक्चर में 12वें 13वें में कि स्टैरिश और एंड क्यों यूज़ होते हैं। बट अभी आप सिंपल ये यूज़ करें कि कॉल बाय रेफरेंस करते हुए ना वेरिएबल के साथ हम एंड यूज़ करते हैं जब भेजते हैं, और जब हम फंक्शन में उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ स्टैरिश यूज़ करते हैं साथ जोड़ के, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका वो वेरिएबल वहीं पर यूज़ हो जाता है और उसी में वैल्यू स्टोर करके वापस भेज दी जाती है। इसके कुछ फ़ायदे हैं कि हम अपनी मेमोरी स्पेस बचा लेते हैं और काफ़ी तरह से ना हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे जब दूसरे लेक्चर्स में आएगा तो उसमें हम जब ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम और ज़्यादा पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझें, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि आप जो वेरिएबल उसके पास सेंड कर रहे हैं वो उसी के अंदर कैलकुलेशन करके आपको वही वेरिएबल सेंड कर देगा। जब कॉल बाय वैल्यू में आपने जो वेरिएबल सेंड किया उसको उसकी कॉपी जाती है, वो उसके ऊपर फंक्शन करता है अप्लाई, और उसका आंसर किसी और वेरिएबल के तौर पर आपको सेंड कर देता है। यहाँ तक हो गया। आ गया जी रिकरेसिव फंक्शन। ये सिंपल एक डेफिनेशन के टाइप से ही है कि ऐसा फंक्शन जो बार बार यूज़ हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 2 में ना तो सिंपल है, लेकिन अगर मैं कह दूँ एक्स की पावर 9 तो क्या होगा, एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर एक्स की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो एक ही फंक्शन बार बार यूज़ हो रहा है। ऐसे फंक्शंस को रिकरेसिव फंक्शन कहते हैं। तो इनको लिखते वक्त ना हम उसके अंदर स्पेशल टाइप से भी फंक्शन बना सकते हैं कि उसके अंदर उसी फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, उस फंक्शन में उसी फंक्शंस को बार बार कॉल करते हैं। एक तो हम लूप भी यूज़ कर सकते हैं, इजी मेथड है, और दूसरा रिकरेसिव फंक्शन यानी उसी फंक्शन को ना बार बार यूज़ करते रहें, जिससे क्या होगा कि हमारा काम इजी हो जाएगा। बट इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, बस हमें एक डेफिनेशन के तौर पर बताया गया, बस आपने याद है ये रखना है कि ऐसा फंक्शन जो बार बार यूज़ हो सकता है उसे हम रिकरेसिव फंक्शन कहते हैं। कॉलिंग फंक्शन के लिहाज से मैं ट्राई करता हूँ कि आपको छोटा सा प्रोग्राम करवा दूँ, और ये लेक्चर हमारा इतना ही था। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा डिटेल। बस ये सारा का सारा चैप्टर जो था ना 10th, ये सारा कॉन्सेप्ट जो था, इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इसको देखें और समझें। ओके जी, तो ये हमने यहाँ तक ना पढ़ लिया था। अभी मैंने आपको समझाया फंक्शन को ना कॉलिंग करने के दो मेथड होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। वैल्यू वाला सेम है जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस क्या चीज़ है वो हम करते हैं। अब कॉल बाय रेफरेंस के लिए ना ये उन्होंने एक सैम्पल प्रोग्राम दिया, वही जो हमने पीछे किया था ना स्क्वायर वाला, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की हुई है, तो हम वही यूज़ करेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर देखें कि सेम वही है, मैंने यहाँ पर इसको वॉइड कर दिया, डबल के आगे स्टैरिश लगा दिया। जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस करते हैं किसी फंक्शन को तो आप स्टैरिश लगाते हैं। जब कोई वैल्यू सेंड करते हैं तो उसके साथ एंड लगाते हैं ताकि उसको पता लगे कि मैंने इसी के अंदर कैलकुलेशन करके सेंड करनी है। और आगे जहाँ पर वो यूज़ करना होता है वहाँ पर आप स्टैरिश उसके साथ यूज़ करते हो, साथ विदाउट स्पेस। अब यहाँ से आपने उसको नंबर भेजा, अब नंबर जो आप पुट करेंगे यहाँ पर वही नंबर हम आउटपुट करवा रहे हैं और यहाँ पर भेज भी रहे हैं। अब हम रन करते हैं, अगर मैंने उसको 5 सेंड किए तो मेरे पास आंसर नंबर प्रिंट 5 होना चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना हो रहा है, द स्क्वायर इज़ 25। यहाँ पर उसका स्क्वायर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर से मल्टीप्लाई होकर फिर उसी को नंबर में स्टोर करके वापस भेज रहा है, ठीक है। सो ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉल बाय जो वैल्यू होता है उसमें आपकी वैल्यू भी सेव रहती है और फंक्शन भी सेव रहता है, ठीक है। जब ये कॉल बाय जो रेफरेंस होता है उसके अंदर ना आपका जो फंक्शन है वो कॉल बाय रेफरेंस होता है, उसमें ना पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाती है और नई वैल्यू आ जाती है। ये देखें, अब इसमें हम करते हैं, यहाँ पर हमने ना वो पिछला जो था कॉल बाय रेफरेंस, अब इसमें ना हम सिंपल नंबर सेंड कर रहे हैं। ये देखें, अब मैं इधर सी आउट करवाता हूँ, बाद में नंबर, सॉरी गलत जगह पे आ गए, यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ नंबर, यहाँ पर सिंपल बस नंबर लिख देते हैं। एंड यहाँ पर मैंने एंड लाइन लगाता हूँ ताकि हमें ना फ़र्क पता लग जाए। अब उसमें हम नंबर इनपुट आउटपुट करवा रहे हैं तो हमें वो स्क्वायर दिखा रहा है। यहाँ पर हम करेंगे तो देखें
कि वहाँ पर स्क्वायर 25 करवा रहा है और नीचे मैंने लाइन जहाँ पर लिखी थी वहाँ पर नंबर को वापस 5 शो करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नंबर की जगह उसका स्क्वायर लिख रहा है। ये कॉलिंग बाय वैल्यू और कॉलिंग बाय रेफरेंस में फ़र्क है। ये सारा वही है। इसके बाद एक रिकर्सिव फंक्शंस था, ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया था। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ये उसके अंदर ना हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, क्या नाम है, ये फंक्शन आप यूज़ कर लेंगे और इसको बार बार वो कॉल करता रहेगा, ठीक है। सो ये एक तरीका है रिकर्सिव फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनको आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ये टिप्स हैं और मैंने हमेशा कहा है कि टिप्स आप लाजमी पढ़ा करें। इसमें तो नॉर्मली कबात ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही होते हैं जो टिप्स के अंदर बताए गए होते हैं। लेकिन ये लेक्चर इतना था, इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था, बट ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। इसको अच्छी तरह से समझें और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करें। शुक्रिया।